ओके। हेलो दोस्तों, आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत करना चाहूँगा। एंड आज की इस वीडियो में मैं और एक नई टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को फिर से स्वागत करना चाहूँगा। ओके, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे ही रहे ना। एंड अपना ख्याल रखना। एंड डिस्क्लेमर दे सॉरी हाँ, मैं हर वीडियो की लास्ट में डिस्क्लेमर देता हूँ कि लेकिन आज इस वीडियो में मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि डिस्क्लेमर ये है कि जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी एग्जांपल्स देता हूँ ना, जो मैं एक्सपीरियंस करा हूँ जितना भी मेरा वर्ष हुआ है, इतने वर्ष में, जो भी मेरे एग्जांपल मेरे सामने आई है, मेरे सामने जो भी घटी है, उसी हिसाब से मैं इस चीज़ को मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ या जो भी उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। एंड ऑल्सो मैं जो बुक में दिया है, उसी चीज़ को ही कह रहा हूँ। ओके? तो जब मैं बुक रीडिंग करता हूँ एंड उसी हिसाब से अगर मेरी कुछ रिलेटेड उसी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम में स्पेस करा हूँ तो उसकी जो सॉल्यूशन हिसाब से मैं एग्जांपल भी देता हूँ। ओके, तो कोई ये नहीं है कि इसे आप मानना ज़रूरी है, ये सही है, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सही हो 100%, ये कोई गारंटी नहीं है। ये इसमें कुछ भी रॉन्ग भी हो सकता है, कुछ सही भी हो सकता है। एंड अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है तो अडॉप्ट करना, नहीं नहीं तो आप इसे अडॉप्ट नहीं कर सकते। बिकॉज आई डोंट नो कि तुम्हारी सिचुएशन कैसी है और मेरी सिचुएशन कैसी है, बट कुछ गुण, कुछ जो अच्छा लगता है आपको, उस चीज़ का अडॉप्ट करनी चाहिए जहाँ से भी। ओके, तो आते हैं आज की टॉपिक ऊपर। सॉरी, हाँ, आज के टॉपिक ऊपर आने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहूँगा यस्टरडे के बारे में। यस्टरडे हम रीडिंग किए थे अबाउट द चैप्टर नंबर 5 के लास्ट पार्ट थी वो यस्टरडे, एंड उसमें मैं बात किया था और हम लोग बात किए थे अबाउट इस मूड एंड इंट्यूशन के बारे में कि ओके, मोटा मोटी इस जो ये कल की जो रीडिंग थी उसके अंदर हम ये देखे थे कि हमारी जो पूरी जो भी हम काम करते हैं या कुछ भी करने करते हैं, या दिन की जो शुरुआत होती है, अगर कुछ अच्छा मूड से होता है तो हमारी पूरी दिन अच्छी से जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी मूड्स होती है वो अफेक्ट करती है हमारी जो काम करने की शैली। अगर तुम अच्छे खुश मन से अगर काम करते हो तो वो काम कितनी जल्दी ख़त्म हो जाती है उसे आप पता ही नहीं चलता। लेकिन जब आपके मन काम में मन नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हें उस काम को करवाया जा रहा है, मतलब आप फ़ोर्सफुली उस चीज़ को कर रहे हो, तो मतलब ऐसा लगेगा कि अरे यार, कब टाइम ख़त्म हो जाएगा यार, कब 6 बजेगा कि मैं घर जाऊँगा, कि ये होगा, कब टाइ घड़ी को हर वक़्त घड़ी को ही देख रहे होते हो। तो आपको लगता होगा कि भाई कितनी टाइम स्लो चल रहा है यार, लेकिन टाइम स्लो नहीं चल रहा है, वो टाइम तो अपने हिसाब से चल रहा है, जैसे चल रहा है ऐसे। लेकिन तुम घड़ी को बार-बार देख रहे हो, इसीलिए वो घड़ी रुक सी गई जैसी लग रही है। ओके, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मूड होता है दैट इम्फेक्ट मोर इन डूइंग वर्क्स। ओके, तो आज आते हैं और एक नई चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 6। एंड इसकी जो टाइटल है कि सब्जेक्ट क्या है, नॉर्म्स, सरप्राइजेस एंड कॉजेस। सरप्राइजेस तो समझ में आ गया, नॉर्म्स एंड कॉजेस, कॉजेस भी पता चल जाता है। नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स क्या है? आई थिंक नॉर्म्स होता है जो अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव वंस। बिकॉज हम नॉर्म्स क्या होते हैं, जब भी हम किसी मैथ, हमारी मैथ में क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ का नॉर्म निकालते हैं ना, एब्सोल्यूट कहते हैं, एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं। नॉर का मतलब होता है डिस्टेंस, दो पॉइंट के अंदर डिस्टेंस कितना है, उसे ही हम नॉर्म कहते हैं। एंड अगर वो सिंगल वाला लाइन हो जाता है तो जो दोनों साइड से एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू में द पॉजिटिव ही होती है, हर वक्त वैल्यू होती है। जो नेगेटिव हो तो भी नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव हो तो भी पॉजिटिव ही आएगा।
ओके। तो मैं ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, एंड जब हम इस चैप्टर में अंदर जाने वाले हैं तो हमें इसके बारे में, इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें और नॉलेज होगी। तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेने वाला हूँ, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो पहले आते हैं पहले पैराग्राफ में क्या है। द सेंट्रल characteristics of functions of System 1 and System 2 have now been introduced with a more detailed treatment of System 1 and freely mixing metaphors. Sorry, highlighter को लेना भूल गया, highlighter. Okay. System 1 and System 2, and with a more detailed treatment of System 1. Freely mixing metaphors, we have in our head a remarkably powerful computer, not fast by conventional hardware standards, but able to represent the structure of our world by various types of associative links in a vast network of various types of ideas. The spreading of activation in the associative machine is automatic. We system to have some ability to control the source of memory and also to program it so that the detection of the event in the environment can attract attention. Now we next go into more detail of the wonders and limitations of what system 1 can do. ओके, जो पहले चैप्टर्स में हम क्या देखे कि जो सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 ये काम क्या है, एंड द सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंक्शन क्या है, एंड हमें पता चला कि सिस्टम 1 को हम कैसे टिक कर सकते हैं, एंड सिस्टम 2 जो कि हमें कैपेबल होता है कि किसी चीज़ को हम सोच भी कर सकते हैं, उसी में हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, एंड क्या नहीं करना है क्या करना है सब कुछ संभालता है हमारी सिस्टम 2। एंड नेक्स्ट हम देखने वाले हैं थोड़ा डिटेल में अबाउट द सिस्टम 1 के बारे में कि उसकी जो सिस्टम 1 की जो वंडर्स एंड लिमिटेशन क्या क्या है, क्या क्या कर सकती है क्या क्या नहीं, लिमिटेशन क्या है, अगर कर सकते क्यों नहीं कर सकती है, ये सारे लिमिटेशंस और वंडर्स के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम डाइव करने से पहले, मतलब इसमें हम घुसने से पहले एक पहली टॉपिक आती है, दैट इज असेसिंग नॉर्मालिटी। असेसिंग नॉर्मालिटी मतलब नॉर्मालिटी, ओके, पहली जो वर्ड आता है नॉर्म, नॉर्म से नॉर्मालिटी आया है। तो इसमें आई थिंक नॉर्म के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा मैं देर नहीं करने वाला, तो लेट्स शुरू करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ सिस्टम 1 is to maintain and update a model of your personal world. The main function of system 1 is to maintain and update a model, of personal world, which represents what is normal in it. The model is constructed by associations that links ideas of circumstances, events, actions, and outcomes that co-occur with some regularity, either at the same time or within a relatively short interval. As these links are formed and strengthened, the pattern associated ideas comes to represent the structure of events in your life, and it determines your interpretation of the present as well as your expectation of the future. ओके, इस पहले जो इस नॉर्मालिटी की जो पहली शुरुआत होती है हमारी सिस्टम 1 के बारे में। ओके, हमें पता है ये चैप्टर पूरी सिस्टम 1 के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। तो पहले आते हैं नॉर्म्स के बारे में, असेसिंग नॉर्मालिटी। तो फंक्शन 1 होता है, उसकी काम क्या होता है, जो हमारी जो जैसे भी हम सारे जो चीज़ें देखते हैं जो हमारे सराउंड्स में होता है, इवेंट हो गया, कुछ भी चीज़ें देखा, अच्छा बुरा कोई भी चीज़ हो गया, ये सारे चीज़ों को मेंटेनेंस करना और इसमें कुछ चेंज और अपडेट करना, ये सारे काम करता है सिस्टम 1। ओके,
एंड जैसे कि मैंने बताया कि ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है, जैसे कि इवेंट में जहाँ भी आप इवेंट हो गया, सर्कमस्टांसेस हो गया, कुछ काम, कुछ रिजल्ट्स जो भी तुम कर रहे हो, ये सारे चीज़ों को वो लिंक करता है, एसोसिएट एक साथ करके वो रखता है, एंड कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो उससे यूज़ भी करती है। ओके, कुछ जजमेंट करने के लिए उसे यूज करती है। ओके, एंड नेक्स्ट कमिंग टू द अनदर। ओके, और एक चीज़, सिस्टम वन को यूज करके आप आल्सो आपका जो फ्यूचर को एक्सपेक्ट मतलब प्रेडिक्ट भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है ए कैपेसिटी फॉर सरप्राइज इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ आवर मेंटल लाइफ। A surprise itself is the most sensitive indication of how we understand our world and what we expect from it. There are two main varieties of surprise. Some expectations are active and conscious. You know, you are waiting for a particular event to happen when the how, hour is near. You may be expecting the sound of the door as your child returns from school. When the door opens, you expect the sound of a familiar voice. You will be surprised if the actively expected event does not occur. But there is a much larger category of events that you expect passively. You don't wait for them, but you are not surprised when they happen. These are events that are normal in a situation, though not sufficiently probable to be actively expected. ओके, इस पूरी पैराग्राफ में एक बहुत प्यारी सी मैसेज, मतलब अच्छी चीज़ कहा गया है कि कैपेसिटी हमारे सब। ओके, नेक्स्ट आता है, पहले हम बात किया नॉर्मल के बारे में। जो नॉर्मली जो हमारे जो मेंटेन करता है, इसे हम नॉर्मल कहते हैं। जैसे कि हो गया हमारा सिस्टम वन, जो भी चीज़ें देखता है उसे एक साइज मेंटेन करके रखता है, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से, एंड उस चीज़ को अपडेट भी करता है डे बाय डे। अगर कुछ नया उसमें देखा तो उसमें कुछ ऐड करना, अपडेट करता है। एंड आल्सो द कैपेसिटी। नेक्स्ट आते हैं हम सरप्राइजेस। यहाँ पर पहले ही वर्ड आता है कि कैपेसिटी फॉर सरप्राइज इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ आवर मेंटल लाइफ। हमारी जो दिमाग की जीवन के लिए हमारी सरप्राइज की कैपेसिटी को चाहिए, मतलब इसेंशियल एस्पेक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सरप्राइज। एंड इसमें से हमें समझना होगा कि जो सरप्राइज दो टाइप्स के होते हैं। ओके, पहले एक्टिव एंड नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस आर एक्टिव एंड कॉन्शियस। जैसे कि हो गया सपोज दो वेराइटीज कैसे। पहले देखो, पहले सीन में हम लेते हैं कि आप किसी इवेंट के लिए या किसी को तुम मिलने के लिए तुम वेट कर रहे हो 1 घंटे से घर में, या मान लो यार तुम्हारी मम्मी घर में है एंड तुम स्कूल गए हो, एंड जब कब 4 बजेगी तुम घर आओगे तो मम्मी तुम्हें वेट कर रही है। जब 4 बजने के बाद क्या कहते हैं उसे, घर की कलिंग बेल बजी, कब डोर ओपन हुआ, देखा कि तुम नहीं आए हो, तुम और कोई आया है, तुम वहाँ पर ना तुम्हारी मम्मी को सरप्राइज लगेगी। अरे बेटा कहाँ गया, क्या हुआ होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, ऐसा सरप्राइज। दिस इज एक वन टाइप ऑफ सरप्राइज। और एक सरप्राइज ये है, और एक टाइप ऑफ सरप्राइज क्या है कि आप देखो, आप किसी के लिए जैसे सपोज हम बच्चा का ही लेते हैं एग्जाम्पल। आप क्लास आए हो, 4 बजे आना था,
4 बजे आए तो ठीक है, नहीं आए तो हाँ कुछ नहीं, आएगा और 15 मिनट के बाद तो पहुँच जाएगा ही। कुछ हुआ होगा रास्ते में, तो गड़बड़ी हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा इसलिए, या कुछ एक्स्ट्रा क्लास हुआ होगा इसलिए देर हो गई, और 5-10 मिनट में तो वो पहुँच जाएगा ही घर में। ओके, इसमें देखो, पहली वाला में बहुत शौक वाला था एंड दूसरी वाले में कॉन्शियस, मतलब हाँ पता है भाई वो आएगा ही आएगा घर में, कहाँ जाएगा नहीं आकर, आएगा ही तो घर में ही आएगा, ऐसा ऐसा वाला सरप्राइज। एंड जो पहला वाला होता है एक्टिव, एंड जो दूसरी वाले जो मैंने एग्जांपल दी वो हो गया कॉन्शियस। नेक्स्ट आते हैं ए सिंगल इंसिडेंट में टेक may make a recurrence less surprising. Some years ago, my wife and I were vacationing in a small island resort on the Great Barrier Reef. There are only 40 guest rooms on the island. When we came to dinner, we were surprised to meet in acquaintance a psychologist named John. We greeted each other warmly and commented on the coincidence. John left the resort the next day. About 2 weeks later, we were in a theater in London. A latecomer sat next to me after the lights went down. When the lights okay went down, lights come off for the intermission. We saw my neighbor was John, and my wife and I commented later that we were simultaneously conscious of two facts. First, this was a more remarkable coincidence than the first meeting. Second, we were distinctly less surprised to meet John on the second occasion than we had been on the first. Evidently, the first meeting had somehow changed the idea of John in our minds. He was now the psychologist who saw us off when we travel abroad, and we knew this was a ludicrous idea, but our system one had made it seem almost normal to meet John strange places. We would have experienced much more surprise if we had met any acquaintance other than John in the next seat of London theatre. By any measure of probability, meeting John in the theatre was much less likely than meeting one of our hundreds of acquaintances, yet meeting John seemed more normal. Okay. इसमें जो सेकेंड पैराग्राफ में जो अभी मैं रीडिंग किया, इसमें क्या है एक्चुअली में, क्या है इसमें देखो, मैंने इससे पहले कि आपको बताया कि सरप्राइज 2 टाइप्स की होता है। सरप्राइज की जो वैरायटी होती है 2 प्रकार की। पहली होती है एक्टिव, दूसरी होती है कॉन्शियस। मतलब आपको पता है कि वो होगा तो कुछ नहीं, हुआ तो सही है, नहीं तो नहीं। एंड इसी को लेकर कुछ एग्जाम्पल लिया गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में। इसमें क्या हुआ है, एक हस्बैंड एंड वाइफ एक आइलैंड पे जाते हैं वेकेशन पे, स्मॉल छोटा सा आइलैंड पे, एंड उस आइलैंड पे 40 रूम्स ही है, गेस्ट रूम्स। ओके, एंड जब टाइम हुआ सब कुछ रख दिया रूम पे, हम वहाँ पर पहुँचे एंड रूम पे सब कुछ अपना सामान पत्र सब रख लिया उसमें रूम पे। रखने के बाद जब खाने का टाइम हुआ तो नीचे टेबल पे चले, एंड इसमें अकाउंटेंस का मतलब होता है स्ट्रेंजर्स मिलना जहाँ पर होते रहते हैं। कि क्या हुआ उसमें कि कोइंसिडेंटली एक साइकोलॉजिस्ट को मिले, उनकी वाइफ को पता था
ओके, उनके साइकोलॉजिस्ट के बारे में। एंड उनकी जो नेम है जॉन, एंड दे सरप्राइज्ड कि अमेज्ड, मतलब पता नहीं था कि एक्टिवली ये कैसे कि कोइंसिडेंट हो सकता है ऐसे। ओके, एंड इसकी अगले दिन ही जो जॉन होता है, जो साइकोलॉजिस्ट, वो उस आइलैंड को छोड़ता है। ओके, एंड कुछ दिनों के बाद जब वो जो हस्बैंड एंड वाइफ जो रिजॉर्ट में वेकेशन के लिए चले गए थे, वो घर आए एंड लंदन एक थिएटर में मूवी देख रहे थे लंदन में। ओके, मूवी देखते टाइम बगल में एक इंसान बैठा एंड लाइट्स डाउन हुआ। उस टाइम पे बैठा तो दिखा नहीं अच्छे से। जब इंटरमिशन हुआ, इंटरमिशन मूवी की जो इंटरमिशन हुआ, इंटरवल, उसमें लाइट्स ऑन हुआ तो देखे कि मेरे साइड में जिन्होंने बैठा है वो भाई जॉन है, जिन्होंने हम पहले मिल चुके हैं। और एक सरप्राइज्ड, ये दो सरप्राइज हुए। एंड जो सेकंड वाली जो देखा मीटिंग है जॉन के साथ, वो रिमार्केबल है, मतलब उसे हम भूल नहीं सकते क्योंकि मेरे साइड में बगल में बैठा है भाई, दैट इज रिमार्केबल। बट जो पहली वाली जो सरप्राइज थी, पहली वाली जो इंसिडेंट थी, वो ज़्यादा सरप्राइजिंग है। क्यों? पहले मैं आता हूँ और एक टॉपिक। एंड सेकंड वाली जो मीटिंग है उनकी, वो थोड़ा लेस सरप्राइजिंग, क्योंकि जो पहला वाला है दैट इज एक्टिव, मतलब पता नहीं था कि ऐसे मिल सकते हैं, ऑटोमेटिक हो गया। एंड दूसरी कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब आप जब उनके साथ बात किया, जाने पहचान हुआ, तो वो भी तुम्हें जानते हैं एंड तुम भी उन्हें जानते हो, तो आपको पता है। एंड दिस इज कॉल्ड क्या कहते हैं उसे, कॉन्शियस, कॉन्शियस सरप्राइज। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं, मैं क्या था और किस क्या बोलना चाह रहा था मैं। ओके, कुछ याद आया था मैं बोल दूंगा। ओके, ये था। हाँ, जो पहली वाला था थोड़ा सरप्राइजिंग था, अगर जब वो दूसरी बार मिले तो वो पूरी नॉर्मल रहा। एंड जब वो बात चलती रही, कुछ भी सब कुछ भी और दूसरी बार देखते रहे, तो उनका जो कांटेक्ट में रहे एंड रहने के बाद, और सरप्राइजिंग नहीं लगा। अगर सरप्राइज कब लगता है यार, जब आप उस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो एंड वो आपके साथ हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सरप्राइज। ओके, तो नेक्स्ट कमिंग टू द अनदर paragraph, that is, under some conditions passive expectations quickly turn active, as we found in another coincident on a Sunday evening some years ago. We were driving from New York City to Princeton, as we had been doing every week for a long time. We saw an unusual sight, a car on fire by side of the road. When we reached the same stretch of road the following Sunday, another car was burning there. Here again, we found that we were distinctly less surprised on the second occasion than we had been on the first. This was now the place where the cars stretched fires, because the circumstances of the recurrence were the same. The second incident was sufficient to create an active expectation. For months, perhaps for years, after the evening, we were reminded of burning cars. Whenever we reached that spot, the road, and were quite prepared to see another one, but of course, we never did. ओके, ऑथर ना और एक एग्जाम्पल दे के बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, और एक एग्जाम्पल दे के। और एक एग्जाम्पल क्या है कि कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि जब हम
न्यूयॉर्क सिटी से प्रिंसटन के लिए जर्नी कर रहे होते हैं कार से ड्राइविंग करके। एंड उस बीच में उस जाने जर्नी के बीच में एक रास्ता आता है, उसमें एक अनयूजुअल एक्टिविटी हमें दिखी। अनयूजुअल एक्टिविटी, इसका मतलब क्या है? मतलब कुछ ऐसे इंसिडेंट जो सरप्राइज कर रहे। सरप्राइज वो क्या था कि उन्होंने देखा कि एक रोड की साइड पे कार स्ट्रेच हुई कर फायर हुई। जब तक उन्होंने वहां पर पहुंचा तो वो फायर कर रही होते बहुत ज़्यादा। ओके, वो एक दिन चला गया, ऐसे ही और दूसरे दिन भी हुआ। जब वो दूसरे दिन मतलब जब वो दूसरी बार जर्नी किए कार में, दूसरी बार भी ऐसे हुआ। जब वो उस रास्ते देकर जा रहे थे तो उसमें फिर से वो जली हुई कार, फायर कार देखा। इसमें कहने की ये बात है कि जो पहली बार देखा उस इंसिडेंट, थोड़ा ज़्यादा सरप्राइज हुए लेस दैन द हमारे जो सेकंड देख इंसिडेंट, क्योंकि वही एंड जब भी हम चले उस रास्ते पे देखकर देन वी प्रिपेयर होके चलते हैं कि हाँ नेक्स्ट और एक हम देखने वाले हैं, और एक नई कार वहाँ पर जली हुई स्ट्रीट में हम देखने वाले हैं। पहले से प्रिपेयर हो, क्योंकि पता है ना उस जगह पे कार जलती है हर दिन। ओके, लेकिन ऑफकोर्स ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर दिन कैसी गाड़ी चलेगी यार, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, तो इसलिए तो गाड़ी जलेगी। ओके, यहाँ पर वही चीज़ कहा जाए। ऑफकोर्स में हम सोच रहे होते हैं डेली, हमें जिस जिस दिन भी उस रास्ते पे हम जा रहे होते हैं तो हमें दिमाग में आता है कि हाँ भाई आज भी हम रेडी हैं और एक चीज़ उस टाइप का इंसिडेंट्स देखने के लिए। ओके, वी रेडी। The next है the psychologist Dale Miller and I wrote essay in which we attempted to explain how events come to be perceived as normal and abnormal. I will use an example from our description of norm theory, although my interpretation of it has changed slightly. ओके, साइकोलॉजिस्ट डेल मिलर एंड ऑथर डैनियल केनीमान मिलकर कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जैसे कि हाउ इवेंट्स होता है, जैसे कि नॉर्मल अब नॉर्मल होता है कैसे, बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्म थ्योरी को यूज करके, डिस्क्रिप्शन देकर उस चीज़ को बस एक्सप्लेन करना चाहते हैं। नॉर्म थ्योरी स्लाइटली चेंजेस हैं, क्या है नेक्स्ट देखते हैं। An observer casually watching the patrons at a neighboring table in a fashionable restaurant notices that the first guest to taste the soup wins, as if in vain. The normality of a multitude of events will be altered by this incident. It is now unsurprising for the guest who first tasted the soup to startle violently when tossed by a waiter, and it is unsurprising another guest to stifle cry when tasting soup from the same tureen. These events and many other appears more normal than they would have otherwise, but not necessarily because they confirm advanced expectation. Rather, they appear normal because they recreate the original episode, retrieve it from memory, and interpret it in conjunction with it. ओके, एक ऑब्जर्वर है, इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक ऑब्जर्वर होता है, वो क्या करता है, उसकी जो बगल में उनकी जो घर की जो बगल में एक रेस्टोरेंट होता है, उस रेस्टोरेंट में एक सूप दिया जाता है। ओके, जब भी कोई टेस्ट करता है उस सूप को,
ओके, इसमें खेल आता है अभी टेस्ट में ही। देखो, एक इंसान एक आया पर्सन, उन्होंने वो सूप को टेस्ट किया, जैसे नॉर्मल लोग रिएक्ट करते हैं, हाँ ठीक है, ऐसे रिएक्ट किया। दूसरी बार एक इंसान आया, जब वो सूप पिया एंड टेस्ट किया उस सूप को, तो वो थोड़ा अलग बिहेव किया। एक क्यों? क्योंकि बिकॉज they recreate original episode and retrieve from memory and interpreted conjunction with it, and कुछ ना कुछ इंटरप्रेटेड हुआ होगा उनके दिमाग में, so that they behave in different। दो इंसान दे बिहेव, बट एक ही चीज खा रहे हैं, मतलब एक ही सूप को वो टेस्ट कर रहे हैं, बट दे बिहेव इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। ओके, नेक्स्ट, इमेजिन योरसेल्फ द ऑब्जर्वर एट द रेस्टोरेंट। इमेजिन करो कि जो ऑब्जर्वर है वो तुम हो। यू वेर सरप्राइज्ड बाय द फर्स्ट गेस्ट unusual reaction to the soup, and surprised again by the startled response to the waiter's torch. However, the second abnormal event will retrieve the first from memory, and both make sense together. Two events fit into a pattern in which the guest is an exceptionally tense person. On the other hand, if the next thing that happens after the first guest grims is that another customer rejects the soup, these two surprises will be linked to soup, will surely be blamed. ओके, देखो, इमेजिन करो कि तुम उस ऑब्जर्वर में, आप तुम उस ऑब्जर्वर हो, वो ऑब्जर्वर तुम, एंड यू आर सरप्राइज कि जब वो पहला गेस्ट, जो पहली वाला पर्सन अनयूजुअल रिएक्शन देता है जो सूप को लेकर, एंड अगर और रिएक्शन देते हैं, एंड जब वेटर उसे टच करता है तो वो सरप्राइज होता है, स्टार्टल्ड रिस्पॉन्सेस, startled. However, the second event, second response from memory, and both make sense together. देखो, इनमें से दो दो चीजों में क्या कॉमन है? दोनों में सूप कॉमन है, एंड श्योरली ये ब्लेम्ड करने के लिए ही ब्लेम्ड। पहले देखो, सूप खाने के बाद वो रिएक्शन, अनयूजुअल रिएक्शन देता है, जब वो टच करता है वेटर उसे, वो सरप्राइज हो जाता है। एंड सेकेंड में जब वो फिर से आता है और गेस्ट वो आता है, देखा कि वो जो फर्स्ट वन, जो पहले गेस्ट होता है, वो टेस्ट सूप को टेस्ट को देखकर वो कुछ अलग अलग कुछ टिप्पणी देता है, कुछ कह रहा है, उसके ब्रेन उसी के हिसाब से, वो उसकी ब्रेन के हिसाब से वो उस चीज़ को करेगा, एंड वो भी बिहेव करेगा, अब नॉर्मल बिहेव करेगा। मतलब जो नॉर्मल इंसान बिहेव करते हैं ना, ऐसे नहीं, वो डिफरेंट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी एनिमल्स ऑफ ईच काइंड ऑफ डिड मोसेस टेक इनटू द आर्क। कितने एनिमल्स मोसेस टेक इन द आर्क? The number of people who detect what is wrong with this question is so small that it has been dubbed the Moses illusion. Moses took no animals into the ark. Noah did. Like the incident of the wincing soup eater, the Moses illusion is readily explained by norm theory. The idea of animals going into the ark sets off a biblical context, and Moses is not abnormal in that context. You did not positively expect, but the mention of his name is not surprising. It also helps that Moses
Noha have the same vowel sound, a number of syllables. As with the triads that produce cognitive ease, you unconsciously detect associative coherence between Moses and Ark, and so quickly accept the question. Replace Moses with George W. Bush in this sentence. You will have four political joke but no illusion. ओके मोजेस इल्यूजन्स क्या है? देखो, पहले आता है क्वेश्चन, एक है इसमें, एक क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी एनिमल्स ऑफ ईच काइंड डिड मोसेस टेक इनटू द आर्क? कुछ लोगों को इस क्वेश्चन को सुनाया गया, वो लोग क्या कहे पता है? वो कहे कि ये क्वेश्चन ही गलत है। देखिए, पता होगा आपको, मॉजेस एंड टेक इन आर्क, मॉजेस एंड आर्क, थोड़ा देखने में थोड़ा अलग वर्ड्स नहीं लग रहे? देखो, हम इससे पहले भी हम देख चुके हैं ट्राइपर्स। ट्राइवर्स मतलब होता है तीन वर्ड्स को मिलकर एक वर्ड बनती है, एक्सटेंस वर्ड बनता है। ऐसे ही इसमें आर्क एंड मॉजेस, वो थोड़ी कुछ सेंस नहीं बनती है इन दोनों को मिल। तो जब भी हम सुनते इसे, तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन ही गलत हुआ होगा। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं कि एंड इसमें साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज डब्ल्यू बुश इन दिस सेंटेंस को वो कहते हैं ये पॉलिटिकल जोक, बट ये इल्यूजन नहीं है। पॉलिटिकल जोक हो सकते हैं बट ये इल्यूजन नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट कमिंग टू द अनदर पैराग्राफ, when something when something cement does not fit into the current context of acts for activated ideas, the system detects an abnormality. As you just experienced, you had no particular idea of what was coming after something, but you knew when the word cement came that it was abnormal in that sentence. Studies of brain responses have shown that violations of normality are detected with astonishing speed and subtleties. In a recent experiment, people heard the sentence, Earth revolves around the trouble every year. A distinctive pattern was detected in brain activity, starting within 2/10 of a second of the onset of the odd word. Even more remarkable, the same brain responses occurs at the same speed when a male voice says, I believe I am pregnant because I feel sick every morning. When an upper class voice says, I have a large tattoo on my back, a vast amount of world knowledge must instantly be brought to bear for the incongruity to be recognized. The voice must be identified as upper class English and confronted with the generalization that large tattoos are uncommon in upper class. देखो,
ओके, मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। इसमें जो मैं भी रीडिंग किया इस पैराग्राफ में क्या है एक्चुअली में, देखने के चले तो कुछ है ही नहीं इसमें ज़्यादा। इसमें कहते हैं कि देखो, अब रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। क्या मेल प्रेग्नेंट हो सकती है? हो सकता है? नहीं। बट हो, चलो नॉर्मल लेते हैं, जनरलाइज, ओके। लेकिन हाँ, हो सकता है भी, अभी आजकल भी कुछ क्या क्या डेवलप हो चुका है, क्या क्या हो सकती है, बट नॉर्मल लेते हैं। प्रेग्नेंट कौन होता है? फीमेल। जब एक मेल वॉइस आपको सुनाई दिया जाएगा कि वो बोलती, वो मेल वॉइस क्या है कि आई बिलीव आई एम प्रेग्नेंट बिकॉज आई फील सिक एवरी मॉर्निंग। मुझे, मैं बिलीव करता हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ क्योंकि मैं हर दिन सुबह, मुझे थोड़ा वीक लगता है, आई फील वीक। इज द पॉसिबल? इस चीज़ को कोई एक्सेप्ट करेगा? नहीं। कैसे बिलीव भी नहीं करेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट और एक चीज़ है कि, और एक, व्हेन एन अपर क्लास वॉइस सेज आई हैव ए लार्ज टैटू ऑन माय बैक। एक मैं बड़ा एक टैटू मेरे बैक में, मैं मेरे बैक में बहुत बड़ा टैटू है। ओके, दिस इज, हाँ ये ठीक हो सकती है क्योंकि टैटू आप बनवा सकते हैं बैक में, इसे आप बिलीव कर सकते हैं। एंड इस दोनों वर्ड्स में जो पहले वाला वर्ड होता है, जब आप उसे कोई भी सुनेगा तो कोई भी कहेगा दिस इज फॉल्स, कंप्लीटली फॉल्स। लेकिन जब, क्यों भाई, कुछ सेंस ही नहीं बनती जब उस वर्ड की। प्रेग्नेंट वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर द फीमेल्स, फीमेल्स में होते हैं ना, नॉट फॉर मेल्स। एंड आल्सो, क्या पता कि तुम हर दिन सुबह वीक फील कर रहे हो, मतलब कि आप उसी चीज में हो? नहीं ना, दिस नो मेक्स नो सेंस। इन नेक्स्ट कमिंग नेक्स्ट में आते हैं कि मेरे बैग में मैं एक बड़ा टैटू है मेरे बैग में। इस, ये तो कुछ कुछ देर दूर तक सही भी है, मतलब कुछ सेंस भी बनता है यार। टैटूस आप बनवा सकते हैं आपके बैग में, ओके। And next, coming to the another paragraph, that is, we are able to communicate with each other because our knowledge of the world and our use of words are largely shared. When I mention a table without specifying further, you understand that I mean a normal table. You know with certainty that its surface is approximately level and that it has far fewer than 25 legs. We have norms for the vast number of categories, and these norms provide the background for the immediate detection of ammon, anomalies such as pregnant men and tattooed aristocrats. ओके, ओके, देखो, हाँ यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्या है, वी आर एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बिकॉज आर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के बारे में हमारी नॉलेज है बहुत ज़्यादा है, वास्ट। एंड वी, हम लार्जली शेयर करते हैं हमारे वर्ड्स, वी शेयर लार्जली आवर वर्ड्स। देखो, I mean a normal table. You without you know with certainty its surface is approximately level and that it has far fewer than 25 legs. This is not impossible. 25 legs कोई आज तक किसका नहीं है। हो सकते हैं वो समुद्री जीव के, लेकिन द नॉर्मल द पीपल द गेट्स इन द ह्यूमंस, वो 25 legs तो नहीं हो सकता। And the norms are vast number of categories. These norms provide
The background for the immediate detection of an anomalies and abnormalities such as pregnant men and tattoo are stored. जब इसके पहले जो हम जो एग्जांपल देखे थे द नॉर्मल ऑफ प्रेग्नेंट वन सो सेंटेंस एंड द टैटूज वाला सेंटेंस. ओके, एक नेक्स्ट आते हैं लास्ट इस आज की टॉपिक का लास्ट पैराग्राफ. टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ नॉर्म्स communication, consider the sentence. The large mouse climbed over the trunk of every small elephant. I can count on your having norms for the size of the mice and the elephant that are not too far from mine. Okay, the norms specify a typical or average size for these animals, and they are also contain information about the range and the variability within the category. It is very unlikely to either of us got image in our mind's eye of mouse larger than elephant striding over an elephant smaller than a mouse. Instead, we each separately but jointly visualized a mouse smaller than a saw clambering over an elephant largely than a sofa. System 1, which understands language, has access to norms of category which specify the range of plausibility and values as well as the most typical cases. देखो, इस टॉपिक को एंड करने से पहले जो लास्ट पैराग्राफ है बहुत ब्यूटीफुल मैसेज कह रही है. ये लास्ट पैराग्राफ क्या कहता है कि देखो, एलिफेंट तो बहुत बड़ा होता है यार, आकार में शेप में बहुत बड़ा होता है, एंड रेट माइस इतने छोटे से होते हैं, लेकिन अपने अपने दुनिया में वो राज हैं. एंड इन दोनों में ना कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि कई ये तो कुछ में अलग है, ये कुछ में अलग, ये शेप में इतनी बड़ी है, इतनी छोटी है. ये जो एक ही पल पे ही क्या कुछ बिल्डिंग भी वगैरह गिरा सकता है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ये अंदर से खोखला कर सकता है चीजों को. माइस एंड इससे हमें ये सारे चीज़ों से आज के जो टॉपिक से हमें ये पता चलता है जो सिस्टम 1 होता है वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर समझ जाता है एक लैंग्वेज को, एंड उसके बाद वो एक्सेस देता है ये नॉर्म्स ऑफ कैटेगरीज व्हिच स्पेसिफाई द लॉज प्लॉजिबल वैल्यूज एज वेल एज मोस्ट टाइप कैटेगरीज. देखो, किसी भी चीज़ को आप देखना या सुनना या ट्रस्ट करने के लिए बुक ऑफ वर्ड्स जो भी आप सुन रहे हो वो आपके दिमाग के लिए कुछ नॉर्मल होनी चाहिए, ना कि भाई कंपैरिजन हो कि ऐसे कि हाथी और छोटा सा माउस. दिस इज नॉट कंपेरेबल. जैसे कहते हैं ना, अपने आप को कंपेयर करो तो अपने लेवल के हिस्से करो, लेवल वालों से ही कंपेयर करो, ना कि नीचे वाले या ऊपर से. Okay, that clears normal. एंड सिस्टम 2 क्या करता है, जो भी आप चीज़ें देखते हो तो वो डिसाइड करता है पहले ये होगा नहीं, ये जो ऑटोमेटिकली होता है, एंड इसे आप स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हो, आप डे बाय डे आप इंक्रीज कर सकते हो. ओके, वो अलग बात है, बट इसकी काम है कि सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, उसे एक लाइन पे एक फाइल में एक अच्छे से रखना, मेंटेनेंस करना. अगर कुछ भी और कुछ उसमें कुछ चेंजेस भी करनी है तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्शियसली वो अपने आप कर देगा. ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक, एंड आज के लिए इतना ही, एंड कल मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ. बट उससे पहले जाने से पहले आप सभी को मैं थैंक यू करना चाहूँगा, स्पेशली कृष्णा जी को, मेरे माता, मेरे पिता एंड मेरे दोस्त सबको, एंड मेरे लाइफ में जो भी आए हैं और चले भी गए हैं, और
आने वाले हैं एडवांस में, उन सारे सबको मैं थैंक्स करना चाहूँगा। एंड स्पेशली मैं कृष्णा जी को करना चाहूँगा, जिन्होंने कल से आज बेहतरीन दिन देने के लिए, एंड बहुत बेहतरीन दिन। एंड कल की जो भी दिया है, जो भी चीज़ मुझे दिया, या खाना या पानी या जो भी, सब कुछ के लिए थैंक यू। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग गिवन टू मी। एंड जो भी चीज़ें, ये बुक्स या मेरे हाइलाइटर, एंड जितने भी नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स मेरे लाइफ में है, उसके लिए भी थैंक यू कृष्णा जी को, थैंक यू फिर से। इतना ही, एंड मिलते हैं और एक नई टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए ख्याल रखना अपना, ध्यान रखना। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड बी क्यूरियस। ओके, कुछ सीखने को और मस्ट हंग्री रहो। ओके, बाय, ख्याल रखना अपना।